बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज बुध का दिन है, 1 फरवरी साल 2023। सुबह का वक्त आपका अपना मेज़बान बड़े दिनों के वक्फे के बाद, काफ़ी सुस्ती और काहली दिखाने के बाद, काफ़ी नागे करने के बाद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। मेरी तरफ से आप सबको गुड मॉर्निंग, सुबह खैर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है खुशो खुर्रम और आबाद होंगे। अल्लाह पाक आपको इसी तरह से खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, सुबह के प्रोग्राम में हमारा पहला और मेन सेगमेंट हुआ करता है हिंदुस्तान की तारीख, और हम 18वीं सदी के वस्त में घूम रहे हैं, जहां हम देख रहे हैं कि मुगलिया सल्तनत का मुकम्मल तौर पर जवाल शुरू हो चुका है। छठे बादशाह औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात के बाद हिंदुस्तान में अफरा तफरी और तवाइफुल मुलूकी का आलम किसी से ढका छुपा नहीं है। नाम को मुगलिया सल्तनत की हुकूमत अभी चल रही थी, इसमें कोई शक नहीं है, चल रही थी। 11वां बादशाह बैठा हुआ था, वो तो छठा था ना औरंगज़ेब आलमगीर। 11वां बादशाह मोहम्मद शाह हिंदुस्तान पे हुकूमत कर रहा था, मगर माइट इज़ राइट, बनाना रिपब्लिक, जंगल का कानून, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कोई नाम भी आप दे लें, हिंदुस्तान पर सादक आता है। उस दौर में 18वीं सदी के वस्त में, और सब लोग अपनी अपनी कश्मकश, रस्साकशी और झगड़ों में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ा झगड़ा जो था वो था तजारत का, और दो ताकतें यहाँ पे बैठी हुई थी। दो ताकतें कौन कौन सी? नंबर 1 ग्रेट ब्रिटेन यानी बरतानिया, इंग्लैंड, और नंबर 2 फ्रांस। फ्रांस की जो सिक्योरिटी थी, उसकी जो फौजी दस्ता था जो सिक्योरिटी करता था। अच्छा, फ्रांस और दोनों के अलहदा अलहदा मराकज़ थे तजारत के। मैं आपको पिछली किस्तों में बता चुका हूँ कि इनके दरमियान, फ्रांस और इंग्लैंड की फ़ौजों के दरमियान लड़ाई हिंदुस्तान से शुरू हुई और वजह बनी तजारत। और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ फ्रांसीसी और अंग्रेज़ रहते थे वहाँ तक फैल गई। ये 1744 की बात कर रहा हूँ। इसकी तफसील मैंने आपको पिछली किस्तों में पेश की है, लेकिन यहाँ पे आज आपको एक नया करैक्टर मुतारफ़ करवाने जा रहा हूँ, जिसका नाम है सर रॉबर्ट क्लाइव। पता है आपको कि दो मराकज़ थे। एक मरकज़ कर्नाटक की तरफ, जनूबी हिंदुस्तान की तरफ, जहाँ पे फ्रांसीसी काबज़ थे, उनके पास थी सी पोर्ट, और वहाँ पे उन्होंने कले बनाए हुए थे अपने, और वो ट्रेडिंग सेंटर बनाए हुए थे। और इधर मदारस में अंग्रेज़ काबज़ थे। इनके दो कले थे, दोनों कले इनके मजबूत थे, बड़ी बड़ी ऊंची और मजबूत दीवारें, और ऊपर निशानची बैठे हुए हुआ करते थे, जो तीर अंदाज और बेहतरीन निशानाबाज हुआ करते थे, ताकि कले के अंदर सारा तजारत का सामान और ताजर और उनका माल महफूज रहे। अब हुआ क्या कि 1744 में जो जंग शुरू हुई, पूरी दुनिया में फैली, फ्रांस और इंग्लैंड के कौमों के दरमियान, और सिर्फ 4 साल चलने के बाद 1748 में इनमें बराए नाम सुलहनामा हो गया, और जंगबंदी का ऐलान हो गया कि अब जंग नहीं होगी। लेकिन पूरी दुनिया में बंद हो गई जंग। हिंदुस्तान में तजारत का जो टसलबाजी थी, ये जो सोने की चिड़िया थी तजारत की, अब देखें खुदा की कुदरत कि हुकूमत यहाँ पे मुगलिया सल्तनत की है। मोहम्मद शाह साहब 11वें बादशाह मुगलिया ख़ानदान के, और कोई उनकी सुनने, मानने, गिनने वाला नहीं है। उनकी रेटी कहीं पे नहीं है। हर दो कुव्वतें जो तजारत पे मुकम्मल तौर पर काबज़ हो चुकी थी, अपने पंजे गाड़ चुकी थी, वो फ्रांस और इंग्लैंड के ताजर थे। और दोनों के पास 2 सी पोर्ट्स थी अलहदा अलहदा, कर्नाटक और मद्रास। मद्रास पे अंग्रेज़ यानी इंग्लैंड वाले, और कर्नाटक में फ्रांस। उनके अपने कले थे तजारत के। अब इनके दरमियान रस्साकशी आपस में चलती रही। फिर भी 1748 के बाद भी एक दूसरे के साथ छेड़खानी, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे का नुकसान करना, इनका तुर्रा इम्तियाज रहा। और ये चपकलश
कभी एलानिया और कभी गैर एलानिया चलती आ रही थी कि इस दौरान 1744 से 1748 के दरमियान एक नया करेक्टर हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस होता है, मुतारफ होता है, और वो उनका नाम है सर रॉबर्ट क्लाइव। ये अंग्रेज था लड़का, इंग्लैंड का रहने वाला, एक गरीब खानदान से ताल्लुक रखने वाला, और उम्र सिर्फ 19 साल, 19 ईयर्स ऑफ एज। वो एक छोटी तजारती कंपनी के साथ मुलाजम के तौर पर ग्रेड 4 का यानी चौथे दर्जे का मुलाजम भर्ती होकर हिंदुस्तान आ गया तजारती कंपनी के साथ। अब हुआ क्या कि ये मदारस में बैठे हुए थे अपने कले में अंग्रेज, और फ्रांसीसियों ने हमला करके इनसे ये कला छीन लिया। ये 1751 की बात है। अब दूसरा कला बचा था इनके पास, अंग्रेजों के पास, और वो था सेंट डेविड, उसका नाम था, उस कले का नाम सेंट डेविड। ये दूसरा ट्रेडिंग सेंटर था जिसकी फसील थी, कला था, बड़ा मजबूत कला। खैर, ये लड़का जो था यहां से निकला मद्रास से, और हिंदुस्तानियों का रूप धार कर, छुपते छुपाते जान, बचते बचाते, हटो छुपो करते करते, हटो बचो करते करते ये पहुंच गया दूसरे कले ट्रेडिंग फोर्ट यानी डेविड, सेंट डेविड में। वहां जाके इसने पनाह ले ली, और वहां पे जो बरतानवी फौज का इंचार्ज था उसका नाम था मेजर लॉरेंस। उसने इस लड़के को अपने पास बतौर पीएन नायब कासद या क्लास 4 की से जॉब दे दी, रख लिया इसे अपने पास। यहां से इसकी किस्मत का सितारा तलू हुआ। कैसे, कब, कहां, क्यों, इन सवालात के जवाब आपको मैं आज कोशिश करूंगा सारे दे के उठूं। हुआ ये कि ये साहब की जिसको 18वीं सदी के वस्त से पहले कोई जानता नहीं था, एक नौमौलूद नौजवान बच्चा था, नई नवेली उम्र का, और यहाँ पे आकर ये कहा जाता है, तारीख की किताबें मानती हैं, तारीख में कहा जाता है, तारीख दान मानते हैं कि इंग्लैंड की बादशाहत अगर हिंदुस्तान में किसी ने कायम की है तो उसका बानी ये लड़का था जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। मैं आपको बता चुका हूं, आपको लिख के भी दिखा देता हूं, रॉबर्ट क्लाइव। ये साहब जो थे, ये लड़का जो था, ये इस तरह से इसका नाम है जी, रॉबर्ट क्लाइव। ये मुलाहिजा फरमाएं, रॉबर्ट क्लाइव ये नाम का लड़का था। बाद में जब इसका सितारा अरूज पर पहुंचा तो हिंदुस्तान में जो इसे खिताब दिया गया वो था साबत जंग। साबत जंग के नाम से पूरे हिंदुस्तान में ये लड़का, ये कमांडर में मशहूर व मारूफ हो गया, साबत जंग। अब इसे साबत जंग क्यों कहा जाता था, ये वजह भी मैं आपको बताता हूं। ये खिताब मिला इसको हिंदुस्तान में, साबत जंग यानी सर से लेके पांव तक जंगी माहिर, सरापा लड़ाई में, कत्लो गारत गरी में, सिपागरी में, लड़ाई में, जंगो जदल में, गोलियों की बौछार में, तलवारों की धाड़ में डटा रहने वाला और सीना सपर होकर खड़ा रहने वाला ये लड़का अंग्रेजों का तुर्रा इम्तियाज बन गया। हुआ ये कि जब ये मदारस से निकलकर सेंट डेविड पहुंचा तो वहां पे फौजों का जो सिक्योरिटी का इंचार्ज था उस कले का, उसका नाम था मेजर लॉरेंस, अंग्रेज था। उसने इसे अपने पास रखा। और दूसरी साइड पे कर्नाटक में क्या हुआ, जहां पे फ्रांस काबज था, कर्नाटक में ये हुआ कि वहां पे एक करीबी रियासत थी चंडीगढ़ या चुंदरी नगर, ये इस तरह का नाम बताते हैं। वहां पे जाकर एक बहुत बड़ी रियासत थी कर्नाटक के पास, जिसका एक हिस्सा, एक जिला या एक कोना इनके पास था फ्रांसीसियों के पास। बाकी बहुत बड़ी रियासत थी ये कर्नाटक। और इसका जो कैपिटल सिटी था वो उसका नाम था अर्काट। अर्काट आपको लिख के दिखाता हूं। इसका जो दारुल हुकूमत था
कर्नाटक का, उसका नाम था अर्काट। ये वो कला था जहां पे बादशाह सलामत, जिनका नाम मोहम्मद अली था, उस वक्त के बादशाह का नाम, वो यहाँ पे तशरीफ रखा करते थे। अब हुआ ये कि मोहम्मद अली का जब बादशाह फौत हुआ, उनके वालिद साहब फौत हुए, तो उनका झगड़ा बन गया अपने कजन्स के साथ गद्दी नशीनी का, और तीन, एक नहीं दो नहीं तीन उम्मीदवार बन गए कर्नाटक की सरदारी के, हुकूमत के। हक बनता था मोहम्मद अली का, क्योंकि इसके वालिद का डेथ हुई थी, लेकिन इसके जो दीगर रिश्तेदारान थे उन्होंने भी अपना हक दावा जगाया और मैदान जंग में उतरे और मुकाबला करने का सोचा कि जो हम में से ताकतवर होगा वो कर्नाटक का हुक्मरान बनेगा। अब हुआ क्या कि मोहम्मद अली के मुखालफीन में से दो गिरोह जो थे वो चले गए फ्रांस के कले में, फ्रांस के कले में जहां पे ताजर थे, फौजी थे फ्रांस के, उनके पास चले गए। फ्रांस ने फौज मंगवाई हुई थी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, और ये इन दो साहिबान ने जाकर इल्तिजा की, दरखास्त की, रिक्वेस्ट की कि हमारी जान छुड़ाएं इस मोहम्मद अली को, जो हमारे ज़बरदस्ती हमारे कले अर्काट के ऊपर काबज हो गया है, इसको वहाँ से इसका कब्ज़ा छुड़ाएं और हमें हुकूमत दिलवाएं, हम आपकी ताबे फरमानी करेंगे, आपको टैक्स देंगे और आपको अपना माई बाप तस्लीम कर लेंगे। उनमें से जो बहुत बड़ा नाम था वो था चंदा साहब। चंदा साहब ने जाकर दरख्वास्त की, जो उम्मीदवार था कर्नाटक की हुक्मरानी का, उसने जाके कहा मोहम्मद अली जो है वो ज़बरदस्ती पर घुस बैठिया है, उसने ज़बरदस्ती अनाने हुकूमत पर कब्ज़ा कर लिया है, उससे हमारी जान छुड़वाएं, हम आपकी फरमा बरदारी करेंगे। और दूसरी बड़ी ताकत इसके पास, जो तीसरा गिरोह था फ्रांसीसियों के पास, वो भी आ गया। अब फ्रांस का जो फौज का सबसे बड़ा पैट्रन इन चीफ था, कमांडर इन चीफ, उसका नाम था डोपले। डोपले मैं आपको लिख के दिखा दूं ये नाम भी, ये बड़ा बहुत मशहूर और मारूफ कैरेक्टर है, इसका नाम आगे दूर तक चलेगा। इसका नाम था डोपले। बोलने से शायद आपको पता ना चले या किसी को कंफ्यूजन हो, ये अगर आपको नजर आ रहा है ये डोपले, ये फ्रांसीसियों की फौज का पैट्रन इन चीफ था, कमांडर इन चीफ। इसने मौका गनीमत समझा, इसके मुंह में पानी आया, दिल ललचाया और सोचा ये कि अगर मैं कर्नाटक पर इनकी इमदाद करके हुकूमत इनकी बनवा दूं, चंदा साहब की, तो मेरा पूरी रियासत मेरी हो जाएगी। सिर्फ एक कला या एक तजारती मरकज मेरे पास नहीं रहेगा, बल्कि पूरी रियासत कर्नाटक की मेरे पास आ जाएगी। सो इसने जाकर हमला कर दिया अपनी फौजियों को साथ लेकर, अपनी फौज को। डोपले ने वहां पे जाकर इन्होंने मोहम्मद अली जो तख्त पर था, वो तवक्को नहीं कर रहा था कि ये गैर मुल्की फौजें हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करेंगी। वो तैयार नहीं था ज़हनी तौर पर लड़ने के लिए फ्रांसीसी फौज के साथ मोहम्मद अली, और वहां पे आराम से हुकूमत कर रहा था। उसको पकड़कर इन्होंने कैद खाने में डाला फ्रांसीसियों ने, और चंदा साहब को तख्त पर बिठा दिया, इसकी हुकूमत बनवा दी। इसने इनकी हुक्मरानी, इनकी मातहती कबूल कर ली फ्रांसीसियों की, चंदा साहब ने, और यूं अर्काट के कले पर कब्जा हो गया, कर्नाटक का गवर्नर बन गया। सुप्रीम कमांडर था डोपले खुद, और उन्होंने अपने नीचे हुक्मरान बना दिया, सूबेदार कह लें या वजीर आजम कह लें, वो थे चंदा साहब। अब क्या हुआ, यहाँ पे मसला शुरू हुआ। यहाँ पे सर रॉबर्ट क्लाइव आपको पिक्चर में नजर आएंगे। हुआ ये कि मोहम्मद अली जो जेल खाने में कैद था कर्नाटक का, उसने रुका भेजा चोरी छुपे, किसको? मद्रास में बैठे हुए अंग्रेज़ों को, इंग्लैंड के फौजियों को, और उनका नाम था मेजर लॉरेंस। उनके पास रुका भेजा कि अगर आप मुझे कैद खाने से छुड़वा कर मेरा तख्त, मेरा हक मुझे वापस दिलवा दें, तो मैं आपकी ताबे फरमानी कबूल, आपकी हुकूमत कबूल करने को तैयार हूँ। और यहाँ पे अब अंग्रेज़ फौज इतनी ज़्यादा नहीं थी तादाद में
कि वो अपने दो तजारती कलों की भी हिफाजत करे और तीसरी जंग भी छेड़ ले जाके कर्नाटक में। उसे सलाह ये देने वाला था ये लड़का रॉबर्ट क्लाइव। इसने कहा सर मेरे पास एक तजवीज़ है, अगर आप मुनासिब समझें तो मुझे सिर्फ 200 फौजी दे दें अंग्रेज़ और बाकी 500 बंदा हिंदुस्तानियों का भर्ती करें जंगी बुनियादों पर, फौरी तौर पर, अर्जेंट बेसिस पर, और मुझे ये 700 बंदे की फ़ौज का सरबराह बनाकर मुझे कला फतह करने की ये इस मुहिम के लिए, इस एडवेंचर के लिए मुझे रवाना करें। ये तजवीज़ पसंद आ गई मेजर लॉरेंस को। और हिंदुस्तानी जो थे ना, वो इसकी सरबराही में लड़ना, इस लड़के की सरबराही में लड़ना बड़ा मायने रखता था, बड़े अपने लिए एजाज़ समझते थे। पता क्यों? कि ये पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था साबत जंग के नाम से। ये कभी भी मैदान से भागा नहीं, हर लड़ाई में मरने से डरा नहीं, गोलियों की बौछार में भी खड़ा रहा, सीना तान के तीरों और नेज़ों के सामने भी खड़ा रहा, लेकिन इसने कभी अपनी पीठ नहीं दिखाई मैदान जंग से। और इसके पीछे खड़े हुए हिंदुस्तानी फौजी फ़ख्र के साथ डट कर लड़ाई लड़ा करते थे। ये 500 फौजियों 700 फौजियों को लेकर, अब वो फौजी वो ऐसे थे, वो इमरजेंसी भर्ती किए गए थे हिंदुस्तानी, उनको जंगो जदल का पता ही नहीं था। अब उनको ट्रेनिंग भी थी, मद्रास से चलकर पैदल घोड़ों पर, खच्चरों पर बैठकर जाना था कर्नाटक। 6 दिन लगे रास्ते में। 6 दिन की मुसाफत के बाद ये वहाँ पे पहुँचे। रास्ते में इसने अब जहाँ पे कैंपिंग करते उन फौजियों को, जो नौ भर्ती हुए थे, नए थे, उनको उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत करता रहा, उनको हथियार चलाना सिखाता रहा, उनको निशानाबाजी भी करवाता रहा और अपना सफ़र भी जारी रखा। आखिरकार 6 दिन की मुसाफत तय करने के बाद ये वो उस कले में पहुंच गया जिसको अरकाट का कला कहते हैं। अरकाट के कले में जाकर पहुंचा और जैसे ही चंदा साहब के फौजियों ने देखा कि अंग्रेज़ आ गए अपनी फ़ौज लेकर, उसके लिए ये अनहोनी सी बात थी, वो तवक्को नहीं कर रहा था कि अंग्रेज़ यहाँ पे आएगा। वो दूसरे दरवाजे से भाग लिया, उसने मज़ामत ही नहीं की चंदा साहब ने और उसकी फौजियों ने, उसने कला खाली छोड़ दिया, वो चला गया। इन्होंने मोहम्मद अली को जेल खाने से निकाला, किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने, और उसको तख्त पर बिठाकर खुद उसके कले में रुका। अब इस अनहोनी की खबर, इस वकूए की खबर फ्रांसीसियों को मिली, फ्रांसीसी फौज को, कि वहाँ ये काम हो गया है, कले में, अरकाट के कले में ये काम हुआ है। तो उन्होंने अपनी फौज को रवाना किया अंग्रेज़ फौज से कब्ज़ा छुड़वाने के लिए अरकाट के कले का। अब फ्रांस की फौज बाहर थी कले के और अंग्रेज़ फौज अंदर थी। कहा जाता है, तारीख की किताबें चीख चीख कर बताती हैं कि 50 दिन से ज़ायद तक झड़पें होती रहीं। और ये लड़का, जिसका नाम मैं बता चुका हूँ, रॉबर्ट क्लाइव, सर रॉबर्ट क्लाइव, डटा रहा, इसने उनकी एक नहीं चलने दी। और इस सूरत हाल की खबर जब मद्रास में अंग्रेज़ को मिली, उनके पास ज़्यादा कुमक नहीं थी, इन्फेंट्री या नफरी नहीं थी उनके पास मज़ीद फ़ौज के लिए। फिर भी उसने मैसेज ये भेजा रॉबर्ट क्लाइव को कि आप फिक्र ना करो, मैं मज़ीद कुमक भेजता हूँ। जैसे ही ये खबर मिली फ्रांसीसी कंपनियों को, जो वहाँ पे जिन्होंने मुहासरा किया हुआ था कले का, अरकाट के कले का, इनको खबर ये हुई कि पीछे से नई कुमक, ताज़ा दम दस्ते आना शुरू होंगे। इन्होंने सोचा एक तरफ तो ये अंदर बैठा हुआ है रॉबर्ट क्लाइव, और बाहर से अगर अंग्रेज़ फ़ौज आ गई तो हम लोग सैंडविच बन जाएंगे, फंस जाएंगे, घेरे में आ जाएंगे। लिहाजा इन्होंने वहाँ से बच कर निकलना ही अपने लिए आफियत जाना। फ्रांसीसी वहाँ पे पसपा होने पे मजबूर हो गई फ़ौज, वो नई कुमक के आने से पहले ही खिसक लिए। और यूं रॉबर्ट क्लाइव, सर रॉबर्ट क्लाइव बना। और जो अंग्रेज़ फ़ौज का मेजर लॉरेंस था, उसने इसे
फौजी अफसर का ओहदा दिया और खिताब दिया। क्या? साबित जंग। और जब ये वापस आया मद्रास में तो काफ़ी दिन, काफ़ी अरसा काम करने के साथ साथ काफ़ी मसरूफ़ रहने की वजह से ये इसको बीमारी ने आन घेरा, मुख्तलिफ बीमारियों ने, और ये वापस इंग्लैंड चला गया अपने तिब्बी मुआयने और इलाज के लिए। वहाँ पे जाकर बेहतरीन इस्तकबाल किया गया इसका इंग्लैंड में। इंग्लैंड के बादशाह ने इसे अरकाट का शेर ये लक़ब दिया, ये खिताब दिया था, शेरे अरकाट, इंग्लैंड में जाकर। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको सोने की तलवार पेश की, सोने की तलवार के ऊपर बेशबहा कीमती और दुनिया जहान के बेहतरीन हीरों से जड़ी हुई तलवार जो इसको अता की गई है इनाम के तौर पर, और शेर अरकाट का नाम भी दिया गया। और यूं ये माली लिहाज से भी और ना शोहरत के लिहाज से भी अपनी बुलंदियों को पहुंच गया। यही लड़का जिसका नाम अब सर रॉबर्ट क्लाइव था। जी नाज़रीन, मैं आज के प्रोग्राम की पहला पर जो सेगमेंट है वो यहीं पे क्लोज करना मुनासिब समझता हूँ। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में यहीं से शुरू करेंगे। आज के प्रोग्राम का दूसरा और बेहतरीन मज़ेदार सेगमेंट, आपका पसंदीदा सेगमेंट रोज़ाना की तरह हुआ करता है, आज का लफ्ज़। जी आज का लफ्ज़ जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है भत्ता। भत्ता वसूल करना क्या मतलब होता है, क्या मतलब लेते हैं हम इसका? जगह टैक्स लेना किसी से, यही होता है ना भत्ता। इस तरह लिखते हैं हम लोग, ऐसे ही लिखते हैं। असल में ये संस्कृत का, हिंदी का लफ्ज है, और ये हे से नहीं है, ये अलिफ से है। ये इस तरह से था, भत्ता, भे ते और अलिफ, भत्ता। और भत्ता निकला है भात से, भात। और भात पता है किसे कहते हैं संस्कृत में? चावलों को। असल में जो मुखय्यर हज़रात होते थे ना हिंदुस्तान में, वो अपनी फसल में से गरीबों को, गरीब गुरबा को चावल दिया करते थे खुराक के तौर पर, खैरात के तौर पर तकसीम किया करते थे लोगों में। सुबह सुबह आकर उनके दरवाजे पर लाइनें लग जाती थीं, और नौकर मुलाजम अंदर जाकर बताता था अहले खाना को कि बाहर भत्ता वसूल करने वाले आए हुए हैं। और यूं ये लफ्ज़ का मतलब बन गया कि ये जगह टैक्स वसूल करने आए हैं, हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। भत्ता वसूल करना मतलब चावल लेने के लिए आना, और हमने इसका मतलब बना लिया हुआ है जगह टैक्स, जबरी वसूली करना। अब ऐसे ही चलेगा क्योंकि गलतुल आम हो चुका। जी प्रोग्राम का तीसरा, आखिरी और मज़ेदार सेगमेंट, आपका फेवरेट सेगमेंट, आज की बात। आज की बात आपकी खिदमत में कुछ है, इस तरह से अर्ज करना चाहता हूं कि मुखलसी जो होती है ना, किसी के साथ मुखलिस होना, ये बड़ा ही पुरकशिश जज्बा हुआ करता है, बड़ा ही पुरकशिश जज्बा, मुखलसी। अब अगर हम किसी को कुछ दे नहीं ना सकते तो कम से कम अच्छे अल्फाज से, खुश उसलूबी के साथ गुफ्तगू तो कर सकते हैं। इस पे तो कोई खर्चा नहीं आता ना। अल्फाज का अपना कोई लहजा नहीं होता, मगर इनका असर ज़रूर होता है। सो आने वाले की दिलजोई तो कर सकते हैं, उसकी हिम्मत तो बढ़ा सकते हैं, उसको हौसला तो दे सकते हैं, अगर उसकी इमदाद नहीं कर सकते तो। इतना तो करने में कोई खर्चा नहीं होता ना। हो सकता है आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज किसी के लिए राहे हयात बन जाएं, जिंदगी का तरीका सलीका और रास्ता दिखा दें उसे। कितने अच्छे होते हैं वो लोग जो लोगों की दुआओं में जिंदा रहते हैं।
इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह और अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। रब राखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।